डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगातार भूटान के प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत की यात्रा कर रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले एक साल में दर्जनों बार उनकी भारत की यात्रा हो चुकी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2014 में जब पीएम बने थे पहली बार, तब भी उन्होंने पहली विजिट के लिए भूटान को ही चुना था। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हैं वो घटित हो रही हैं, जिसके चलते यह अनुमान लगाया जा रहा है क्या भूटान अब भारत का अगला राज्य बनने वाला है। जिस तरह से सिक्किम जो है भारत में पहले सहयोगी राज्य के तौर पर शामिल हुआ, फिर पूर्ण राज्य के तौर पर शामिल हुआ, क्या उस तरह की घटनाएं अब भूटान के साथ होने वाली हैं? इन सब चीजों को लेकर हम लोग बहुत गहराई में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि भारत और भूटान इतने करीब क्यों है ना, क्यों आज इस लेवल तक की बात की जा रही है कि शायद भूटान भारत का अगला राज्य बन जाए। सबसे पहली चीज तो ये आप लोगों को समझना होगा कि 1949 में भारत और भूटान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी। भारत आजाद हुआ था और उस टाइम पे भूटान के साथ भारत ने एक संधि की थी। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, हालांकि उनके पास दो ऑप्शन थे कि भूटान को भारत में शामिल कर लिया जाए और भूटान के जो विदेशी मामले हैं या जो रक्षा के मामले हैं वो भारत अपने पास रखे। यही दोनों ऑफर जो हैं हमने भूटान को दिए थे। भूटान के जो नरेश थे उस समय भारत आए थे और उनको ये दोनों बातें बोली गई थी। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना था। उसमें उन्होंने कहा था कि डिफेंस और जो फॉरेन अफेयर्स हैं, विदेशी मामले हैं, वो भारत तय करे, लेकिन बाकी चीजों में भूटान को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, स्वायत्तता मिलनी चाहिए, है ना। हालांकि भूटान एक अलग देश या एक संप्रभु देश के तौर पर बना रहा। तब से चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ना केवल भूटान के लिए, सिक्किम के लिए, नेपाल के लिए। चाइना की तरफ से लगातार एक बात बोली गई है ना। मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं। ये एक तस्वीर अगर आप देखेंगे तो चीन का कहना ये है कि ये उसकी 5 फिंगर पॉलिसी का हिस्सा है ना। 5 फिंगर पॉलिसी चीन की अगर आप लोग जानते हो, इसको वो तिब्बत को हथेली मानता है, तिब्बत को चीन हथेली मानता है और ये बाकी सब उसकी जो है 5 फिंगर्स के तौर पर लेता है, जिसमें भारत का अरुणाचल प्रदेश शामिल है, भूटान शामिल है, सिक्किम शामिल है, नेपाल शामिल है और लद्दाख शामिल है। चीन ये चाहता है कि ये जो है चीन के साम्राज्य का हिस्सा है, आज ना कल चीन इसको कैप्चर करके रहेगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी भारत और चीन के बीच में लगातार टकराव बना रहता है। अक्साई चीन वाला बहुत सारा क्षेत्र जो है वो चीन के पास है, आप लोगों को पता है। वॉर के बाद इस चीज को कैप्चर कर लिया गया था। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके चलते जो है भूटान को लगातार एक थ्रेट महसूस करता है चाइना की तरफ से। अभी एक्चुअल में ऐसी कहानी क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है कि भूटान जो है वो भारत का हिस्सा बन सकता है? अगर आप लोग देखेंगे लगातार भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है भूटान गए हैं, या भारतीय जो जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दर्जनों बार भारत की यात्रा की है पिछले एक साल में। अभी भी अगर आप लोगों ने देखा हो, कुछ दिन पहले तो महाकुंभ में वो डुबकी लगाने के लिए भी भारत आए थे और उन्होंने यहाँ आके भारतीय प्रधानमंत्री को, पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित किया, है ना। कि बड़े भाई के तौर पर उन्होंने उनका काफी सपोर्ट किया है। इवन यहां तक की बात नहीं है, यूनाइटेड नेशन जैसा जो बड़ा मंच है, वहां पर भूटान ने हालांकि एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी कंट्रीज की सराहना की सपोर्ट करने के लिए, लेकिन स्पेशल थैंक या जो विशेष धन्यवाद उन्होंने भारत का किया कि भारत ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है भूटान की डेवलपमेंट को लेकर। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग जानते हैं कि भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं को भारत सपोर्ट करता है। पिछले साल भारत ने 22,000 करोड़ रुपए जो है बजट में भूटान के लिए आवंटित किए। इसके अलावा लगभग $100 बिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर एड जो है वो भूटान को देने की घोषणा भारत ने की। तो लगातार जो है क्लोजनेस बन रही है भारत और भूटान के बीच में। बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है भारत की तरफ से भूटान को किया जा रहा है। दूसरी चीज अगर आप लोग देखेंगे, पिछले कुछ समय पहले अगर आप लोगों ने चीजें देखी हो, तब आप लोग जानते हैं कि भारत और भूटान और चीन के बीच में डोकलाम क्षेत्र को लेकर विवाद हो गया था, है ना। ये एक ट्री जंक्शन वाला क्षेत्र है जो भारत, भूटान और चीन की बाउंड्री पर देखने को मिलता है। इसके चलते जो भूटान और चीन के रिश्ते जो है बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे और भूटान ने भारत से, वैसे ये क्षेत्र ऑफिशियल तौर पर भूटान में पड़ता है, तो भूटान ने, जब चीन ने वहां पर अपनी सेना भेजी, तो भूटान ने भारत से मदद के लिए आग्रह किया और भारत ने अपनी सेना जो है वो भूटान में भेज दी थी, है ना। तो डोकलाम के क्षेत्र में लगातार काफी समय तक जो है दोनों देशों की सेनाएं आपस में खड़ी रही। भारत पीछे नहीं हटा। पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से भारत ने जो है, भारतीय सेना ने वहां पर अपना दावा रखा।
आगे चलकर चाइना को जो है डोकलाम क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। इवन इसी टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो चीन ने भूटान को एक बहुत अच्छा ऑफर दिया था। चीन ने भूटान को कहा था कि आप डोकलाम वाला क्षेत्र जो है वो छोड़ दीजिए, आपको उत्तर में चाइना की तरफ और ज्यादा जो क्षेत्र है वो दे दिया जाएगा, इवन दोगुना क्षेत्र जो है उससे ज्यादा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन भूटान ने इस चीज को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था, है ना। इसी टाइम पीरियड में जब भूटान ने चीन की बातें मानना मना कर दिया तो चीन ने साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वन्य जीव अभयारण्य, उस पर अपना दावा ठोका और ये क्षेत्र जो है भूटान के अंदर स्थित है। तो ऐसी कंडीशंस जो हैं अगर आप देखेंगे तो भूटान के थ्रेट को लेकर या भूटान की सिक्योरिटी को लेकर खड़ी हो रही हैं। हम लोगों ने बात की थी कि जो जो मित्रता संधि है भारत और भूटान के बीच में, उसके तहत ये बात हुई है कि डिफेंस जो है उसका, उसको भारत देखेगा भूटान की चीजों को लेकर। उसी हक से भारत जो है, भारत ने अपनी सेना जो है भूटान के क्षेत्र में भेजी थी, डोकलाम के क्षेत्र में भेजी थी। तो अब क्या सच में भूटान जो है वो भारत का हिस्सा बनने जा रहा है? क्या इस तरह की चीजों को मान लिया जाए? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि सिक्किम जो है वो, उसको भी चाइना का थ्रेट रहा है ना। जब दलाई लामा चाइना से भागकर भारत में आ गए थे और भारत ने गेस्ट के तौर पर उनको आज तक भी रखा हुआ है, उसी भावना के चलते सिक्किम ने अब भारत के साथ जो है जुड़ाव महसूस किया कि भारत सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में या अपने दावों को बनाकर रखने में, सिक्योरिटी देने में, सुरक्षा देने में, अपने वादों को निभाने में काफी सक्षम देश है, इसलिए सिक्किम भारत में शामिल हुआ था। तो सिक्किम जब से भारत में शामिल हुआ है, आप सिक्किम का विकास देख सकते हैं, सिक्किम में रोजगार की कंडीशन देख सकते हैं। सिक्किम जो है जैविक खेती करने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला राज्य बन चुका है ना, या पहला ऐसा क्षेत्र बन चुका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में। तो सिक्किम के डेवलपमेंट को देखकर या सिक्किम की कंडीशन को देखकर भूटान के मन में भी ऐसी चीजें चल रही हैं, है ना। और भूटान के वर्तमान पीएम जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज है भारत के प्रधानमंत्री के और भारत के ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन संभावना है कि भूटान इस तरह की चीजें करे। हालांकि भूटान का अपना एक इतिहास रहा है संप्रभुता को लेकर, इतनी आसान तरीके से भूटान अपनी संप्रभुता को नहीं त्यागेगा। तो देखने वाली चीज ये होगी, क्या अगर भूटान इस तरह का दावा या इस तरह का एक भारत के सामने एक समझौता रखता है कि क्या वो एक सहयोगी राज्य के तौर पर या पूर्ण राज्य के तौर पर भारत में शामिल, क्या उसको भारत स्वीकार करेगा या भारत उसको छोड़ेगा, ये सोचने वाली चीज होगी। और दूसरी चीज एक और है कि अगर भूटान ऐसी कोई बात करता है, उसको लेकर चीन की क्या रणनीति रहती है ना, चीन किस तरीके से उस चीज को लेता है, क्या चीन सच में इस चीज को अलाउ करता है या चीन तिब्बत को लेकर भारत की चीजों को थोड़ा अलग नजरिए से देखता है ना। भारत और चीन के बीच में लगातार टकराव जो है सीमा पर हम लोगों ने देखा है। हालांकि अभी ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं अमेरिका में, ऐसी कंडीशन में भारत और चीन का क्लोज आना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि भारत और चीन अगर आपस में टकराव करेंगे तो अमेरिका का सामना करना इस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर बातचीत चल रही है। मेरे हिसाब से अभी के लिए समय है, भारत सरकार इस चीज को सोचेगी, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती चली जा रही हैं कि भूटान जो है वो भारत का अगला स्टेट के तौर पर देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप लोगों का करंट अफेयर का एक भी सवाल गलत ना हो, इवन स्टैटिक बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए, पिछले 36 महीने का करंट अफेयर डिलाइट आईएएस पर 8 मार्च से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में इसकी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर का आपका एक भी सवाल गलत ना हो, है ना, और आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ स्टैटिक का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे वो पॉलिटिकल जो साइंस का जो करंट अफेयर है, पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, इकोनॉमी का है, आईआर का है, सब कुछ जो अगर आप चाहते हैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना, इवन कोई 12 महीने का नहीं, कोई 15-16 महीने का नहीं, लगभग 36 महीने का करंट अफेयर, मतलब 3 साल का पूरा, बड़े से बड़े स्तर की न्यूज हो या छोटे से छोटे स्तर का कोई माइनर फैक्ट हो, वो सारी चीजें आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग डिलाइट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 8 मार्च को शुरू हो रहा है, नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप लोग यूपी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं मेंस के लिए, तो उसके लिए भी प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है। 2 मार्च से बहुत बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 12 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रहेंगे, 4 ऐसे रहेंगे और 4 हिंदी के पेपर देखने को मिलेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।